जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले साल मई महीने में लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ। इसके बाद गलवान में दोनों देशों के बीच खूनी झड़प हुई, जहां हम 20 के करीब जवान खो दिए। चीन के भी 40 के करीब जवान की मौत हो गई। इसके बाद सितंबर महीने में भारतीय सेना कैलाश रेंज पर कब्जा करता है और लगा कि दोनों देशों के बीच जंग कहीं भी हो सकता है। लेकिन इस साल के शुरू में दोनों देश की सेना कैलाश रेंज और नॉर्थ पैंगोंग में पीछे हटने के लिए राजी हो गए। तब ऐसा लगा कि लद्दाख में दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो ठीक हो जाएगा और संबंध भी जल्द सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब भी लद्दाख में सब कुछ सही नहीं है। चीन ने एक बार फिर से भारत को धोखा दे दिया है। हाँ, चीन नॉर्थ पैंगोंग और साउथ पैंगोंग से पीछे तो जरूर गया है, लेकिन जो बाकी विवादित एरिया थे जैसे कि डेप्सांग, गोग्रा, हॉट स्प्रिंग और डेमचोक से चीन अभी भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हो भारत फिर से चीन पर ट्रस्ट करके गलती किया है। अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहा है, चीन हमारे लद्दाख के अपोजिट साइड मतलब अक्साई चीन हो गया या फिर तिब्बत सिंजियांग में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि चीन का जो फ्यूचर का इरादा है वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या चीन आगे जाकर फिंगर एरिया या फिर कैलाश रेंज पर कब्जा कर सकता है? अगर चीन के मन में ऐसा है तो क्या भारतीय सेना चीन के पहले जाकर ये सब एरिया को अपने कंट्रोल में ले सकता है? इसके साथ दोस्तों, वीडियो की आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा क्या चीन कोरोना के जरिए भारत पर जैविक हथियार का इस्तेमाल किया है। ये दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं डिटेल्स में आपके साथ बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप मेरे पीछे पैंगोंग का मैप देखिए। ये नॉर्थ पैंगोंग है, ये साउथ पैंगोंग है। ये वाला एरिया बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक फिंगर 1 से फिंगर 8 तक एरिया है और ये वाला स्पैंगुर गैप है, ये कैलाश रेंज है और यहाँ से वो आगे तक जाता है। ये वाला एरिया में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और भी कई सारे इंपॉर्टेंट हिल है। ये चाइना का मोल्डो बेस है, जो इस एरिया में चाइना का सबसे बड़ा बेस है। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा चुशुल बेस है। दोस्तों, अब यहाँ सब कुछ ठीक है। अब चाइनीज आर्मी फिंगर 8 तक पीछे चला गया है और हमारा भी आर्मी जो फिंगर 3 और फिंगर 4 के भी धनथवा पोस्ट है वहाँ है। इस एरिया पे इंडियन आर्मी जो कैलाश रेंज पर कब्जा किया था सितंबर महीने में, वहाँ सब पीछे हटकर चुशुल पे चले आए हैं। और चाइना वाले भी अपने साइड में जितने आगे आए थे वो भी सब पीछे हटकर अपना मोल्डो बेस में चले गए हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने जैसा आपको पहले बताया डेप्सांग, गोग्रा, हॉट स्प्रिंग और डेमचोक में है, वहाँ चाइना वाले पीछे नहीं गए हैं। और दोस्तों, इसके देखा जाए तो जब ये विवाद पहले बढ़ा था, जब सितंबर महीने में इंडियन आर्मी जाकर ये सब एरिया पर कब्जा किया था, तब चीन एक ही बात बोल रहा था, इंडिया यहाँ से पीछे पहले हटे। लेकिन इंडिया मतलब तब हमारी जितनी भी बातचीत हुई वो 3-4 महीने के टाइम में हमेशा इंडियन आर्मी का या फिर हमारा इंडिया का ये स्टैंड रहा, पहले चीन डेप्सांग से पीछे जाना शुरू करेगा जहाँ वो पहले आ गया है, आखिर में इस एरिया को इंडियन आर्मी पीछे छोड़ेगा। जो देखे तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि रणनीति के हिसाब से ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ इंडिया कब्जा किया था। अगर हम कंपेयर करें चाइना जितने एरिया कब्जा किया है, सबसे रणनीतिक वाला एरिया इस एरिया था और हमारे फायदे में भी ये था आखिर में हम यहाँ से हटे, बाकी सब एरिया में चीन पहले हट जाए। लेकिन पता नहीं 3-4 महीने के बातचीत के बाद अचानक हम इस एरिया को खाली कर देते हैं और चीन भी इस एरिया में पीछे चला जाता है। मतलब हमें क्या मिला? हम इस एरिया को तो खाली कर दिए, लेकिन बदले में हमें मिला फिंगर 4 to 8 में चीन पीछे चला गया, जो बाकी एरिया में वो नहीं गया, जो कि जाना चाहिए था। तब काफ़ी दोस्तों ने सवाल उठाए थे, ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीन बाकी एरिया से पीछे नहीं गया। लेकिन दुख की बात यह है, तब सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में जो सरकार समर्थित लोग हैं या फिर उस लिस्ट में बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे, उनका दलील ये था वो सब एरिया में तो विवाद बहुत पहले से हो रहा है, तो हमें उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। खासकर वो डेप्सांग को लेकर ये कमेंट कर रहे थे। ये सच है, डेप्सांग हो गया या फिर बाकी जो एरिया हो गया, वहाँ से विवाद 15-20 साल से होता रहता है। कभी कुछ सालों के अंदर या फिर कुछ महीने को छोड़कर चाइना वाले हमेशा विवाद बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो हमारा पैंगोंग एरिया है, ये ज़्यादा विवाद पिछले साल ही हुआ था। इससे पहले इस एरिया में कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था। लेकिन आप देखो, अगर कांग्रेस के टाइम में वो विवाद हुआ था या फिर जो भी गवर्नमेंट था उस टाइम में, अगर उस टाइम में विवाद हुआ तो क्या इस गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस विवाद को कम करने की या फिर ख़त्म करने की? या फिर अगर किए भी थे और वहाँ से चाइना वाले कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो क्या आप मान जाओगे उनकी बात को? इस लॉजिक के हिसाब से तो हमें अक्साई चीन हो गया या फिर पीओके हो गया, उस पर दावा नहीं करना चाहिए या फिर उस पर सीरियसली काम करना नहीं चाहिए। वो विवाद तो जो जब हुआ था तब कोई और गवर्नमेंट था, अब और कोई गवर्नमेंट है।
लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी सच है, डेप्सांग प्लेन जो है वो एरिया में बहुत बड़ा है, लगभग 800-900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। बाकी जो एरिया है वो बहुत 2 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ही विवाद है। लेकिन जो डेप्सांग प्लेन वाला एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाऊँ, मान लीजिए ये बड़ा एरिया डेप्सांग प्लेन है। अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये सब एरिया देखिए आप माउंटेन एरिया है, लेकिन डेप्सांग बिल्कुल प्लेन एरिया है। मतलब यहाँ अगर इंडियन आर्मी के पोस्ट है या फिर इंडियन आर्मी यहाँ तैनात है, इस छोरे पर चाइनीज वाले तैनात हैं, तो अगर चाइना वाले यहाँ आगे आने की कोशिश करते हैं तो आसानी से पता चल जाता है कि हाँ वहाँ से चाइनीज वाले कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इंडियन आर्मी वाले आगे जाकर वहाँ उन्हें रोक लेते हैं। सेम टाइप का सिचुएशन होता है, अगर इंडियन आर्मी वाले आगे जाकर पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं तो चाइना वालों को पता चल जाता है इंडियन आर्मी वाले आगे आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ आगे आकर इंडियन आर्मी को रोक देते हैं। देखिए रणनीतिक हिसाब से इस एरिया का कोई बहुत बड़ा फायदा ना मिले चाइना को, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए 1962 के हिसाब से जो सीमा बना था या फिर बॉर्डर बना था, उस हिसाब से ये एरिया हमारे पास है। अगर इस पर विवाद हो रहा है तो ये बहुत बड़ा कोई खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। इसके साथ अब जो न्यूज आ रहा है, चाइना बहुत कुछ एरिया पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे कि मोल्डो बेस में माना जा रहा है कि चाइना मोल्डो बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वहाँ मतलब विंटर के टाइम में ज़्यादा सैनिकों को रख पाए। अगर चाइना मोल्डो में स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका साफ सा मतलब ये हुआ वो आगे जाकर कैलाश रेंज पर भी कब्जा कर सकता है, या फिर वहाँ से यहाँ से सैनिक जाकर फिंगर 4 के इंडिया की तरफ आगे आ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है क्या इंडिया ऐसे सिचुएशन में, अगर कुछ महीने के बाद इंडिया को लगा कि नहीं चीन ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इंडिया आगे जाकर वो सब एरिया को पहले कब्जा कर पाएगा? देखिए इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हो सकता है इंडिया वाले जाकर पहले कब्जा कर भी सकते हैं। अगर अभी प्रेजेंट के टाइम से हिसाब से बोले तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखिए हमारा जो हिस्ट्री देखिए पिछले 60-70 साल से इंडिया कभी भी पहले जाकर कोई मतलब देश पर अटैक नहीं किया है। अगर आप 1948 में कश्मीर में जंग की ले लो, 62 ले लो, 65 ले लो, 71 ले लो, कारगिल जंग ले लो, इसके बाद अभी रिसेंट 3-4 साल में जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो सब रिएक्शन है। पहले हमारे दुश्मन कुछ किए हैं, जवाब में हमारा आर्मी जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। तो अब तो नहीं लग रहा है कि इंडिया जाकर पहले कैलाश रेंज पर पहले से पूरा कब्जा कर ले या फिर फिंगर 8 तक चला है, ताकि चाइना जो कुछ महीने के बाद करने की सोच रहा है वो ना कर पाए। लेकिन दोस्तों अगले साइड में मैं आपको और कुछ फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों आप ये मैप में देखिए, आप देख पा रहे होंगे 2 वाइट मार्किंग एरिया, इस एरिया को रुद्रोक कहते हैं। ये तिब्बत एरिया में आता है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल जहाँ से पैंगोंग झील की शुरुआत होती है उसके नीचे ही है। ये इसको कैंगसी वार कहते हैं, ये बिल्कुल सिंजियांग में है। चीन अब ये 2 एरिया में 10-10 हज़ार सैनिक रहने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इसके साथ और भी जो बाकी अक्सर चीन एरिया में है वहाँ भी चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। साथ में ये भी रिपोर्ट है चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी तैनात है, उसे चीन पीछे नहीं हटाया है। बाकी आपका मन में भी सवाल होगा, अगर चीन का ऐसा तैयारी है तो भारत क्या कर रहा है? देखिए भारत भी बिल्कुल तैयार है। हालांकि दोनों देशों के सैनिक कुछ एरिया में पीछे हटे हैं, लेकिन भारत के भी उतने नंबर पे सैनिक लद्दाख में है। भारत का भी मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ तैनात है। और 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया था लद्दाख में, भारत को 5 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए था, भारत वो काम को 1 साल के अंदर ही कर दिया है। मतलब भारत बिल्कुल जानता है कि चीन कैसा देश है और उसका क्या हरकत हो सकता है आगे जाकर। और एक दिन पहले ही मुकुंद नरवणे जी जो हमारे आर्मी चीफ है, उनका बयान था लद्दाख में चीन जो कर रहा है उसके ऊपर हमारा नज़र है। साथ में पैंगोंग एरिया में जहां दोनों देश के सेना पीछे हटे थे वहां पर चीन ऐसा कोई उकसाने वाली हरकत नहीं कर रहा है। देखिए ये तो सच है, लेकिन आप देखिए पिछले साल जब मई महीने में विवाद शुरू नहीं हुआ था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चीन आगे आया तो विवाद शुरू हो गया। ऐसे में अब चीन भले ही पैंगोंग एरिया में कुछ ना कर रहा हो, लेकिन बाकी सब एरिया में तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखा है। इसलिए हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो धोखेबाज चीन है उस पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसका बस इंतजार है कि हम कब उसको एक कमजोरी पॉइंट दे, उसका बहाना दिखाकर वो फिर से आकर लद्दाख में बैठ जाए। या फिर दोस्तों कोरोना चीन का जैविक हथियार है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है। देखिए जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए चीन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से अमेरिका, यूरोप, भारत, जापान, साउथ कोरिया आदि देश कितने मुश्किल हालात में हैं। इसके साथ आप देखिए पिछले साल कोरोना के कारण हमारा इकोनॉमी बिल्कुल नेगेटिव पे चला गया था, लेकिन जब खबर आया कि नहीं इस साल हमारा इकोनॉमी काफ़ी अच्छा जाएगा और ग्रोथ डबल डिजिट में जाएगा, तब अचानक कोरोना का दूसरी लहर आ जाता है और भारत की इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। देखिए चीन कभी भी जंग में हमें भारत को हरा नहीं पाएगा, लेकिन वो भारत के खिलाफ ऐसे जैविक हथियार या फिर साइबर अटैक के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारी सरकार को ये सब बातों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, रुकता हूँ। बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा।
नमस्कार, जय हिंद।